प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। बहुत समय पहले पर्वतीय क्षेत्र में बसे एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य मल्यानगर पर रानी मृणालिका का शासन था। रानी मृणालिका अपनी बुद्धिमत्ता और विलक्षण सौंदर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व का सबसे खास पहलू था उनकी महत्वाकांक्षा। वो अपने राज्य को न केवल शक्तिशाली बनाना चाहती थी, बल्कि अपने नाम को इतिहास के पन्नों में अमर करना चाहती थी। मल्यानगर के लोग अपनी रानी का आदर करते थे, लेकिन कुछ लोग उनकी तीव्र महत्वाकांक्षा से चिंतित भी रहते थे। मृणालिका ने छोटी उम्र में ही राजनीति की बारीकियां सीख ली थी। वो जानती थी कि सिर्फ युद्ध से राज्य को मजबूत करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसके लिए रणनीति और गठबंधनों की भी जरूरत होती है। एक दिन मृणालिका को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य नागधनुष का राजा धीरेन्द्र सिंह, जो न केवल अपने साहस बल्कि अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था, अपने राज्य का विस्तार करने की योजना बना रहा है। मृणालिका ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्हें पता था कि अगर धीरेन्द्र सिंह को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाए तो उनके राज्य को सुरक्षा और शक्ति दोनों मिल सकती है। लेकिन ये आसान नहीं था। धीरेन्द्र सिंह को एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिसे केवल शक्ति और बल प्रभावित कर सकते थे। मृणालिका ने तय किया कि वह अपने चातुर्य और करिश्मे का उपयोग करेंगी। नागधनुष राज्य अपनी विशाल सेना और अकूत संपत्ति के कारण पूरे क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। इस राज्य के राजा धीरेन्द्र सिंह को रणभूमि का सिंह कहा जाता था। धीरेन्द्र का व्यक्तित्व उनकी शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक था। ऊंचा कद, तेज आंखें और भव्य शाही पोशाक उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को और भी बल देते थे। धीरेन्द्र के दरबार में हर दिन नई योजनाएं बनाई जाती थी। उनके सलाहकारों का कहना था कि उन्हें अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए और आसपास के छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लेना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र सिंह केवल बलपूर्वक विजय में विश्वास नहीं करते थे। वो ऐसे गठबंधनों को प्राथमिकता देते थे जो दीर्घकालिक हो और उनके राज्य के हित में हो। एक दिन उनके दरबार में मल्यानगर राज्य से एक संदेशवाहक पहुंचा। वो एक सुंदर कूटनीतिक निमंत्रण लेकर आया था, जो रानी मृणालिका ने खुद लिखा था। उसमें लिखा था, राजा धीरेन्द्र सिंह, आपके अद्भुत शासन और साहस के किस्से दूर दूर तक सुने जाते हैं। मैं मृणालिका, मल्यानगर की रानी, आपके साथ मित्रता और सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहती हूं। मुझे आशा है कि आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और मल्यानगर पधारकर हमारी संस्कृति, हमारी समृद्धि और हमारे आतिथ्य का अनुभव करेंगे। धीरेन्द्र सिंह ने पत्र पढ़ते ही हल्की मुस्कान दी। उनके मंत्री समझ नहीं पा रहे थे कि ये निमंत्रण उनके लिए खतरा था या अवसर। राजा ने तय किया कि वह मृणालिका के आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। कुछ ही दिनों बाद धीरेन्द्र सिंह ने अपने सैनिकों और सलाहकारों के साथ मल्यानगर की ओर प्रस्थान किया। रानी मृणालिका के महल को उनकी यात्रा की खबर पहले ही मिल चुकी थी। मृणालिका ने यह सुनिश्चित किया कि उनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी न हो। महल के मुख्य द्वार से लेकर राजसभा तक हर कोना सजाया गया था। फूलों की माला, सुगंधित धूप और स्वागत गीतों से महल गूंज उठा। रानी मृणालिका ने अपने परिधान और आभूषणों का खास ध्यान रखा था। उनकी पोशाक ऐसी थी जो शाही होने के साथ साथ उनकी बुद्धिमत्ता और गरिमा को भी दर्शा रही थी। जब राजा धीरेन्द्र सिंह
अपने काफिले के साथ महल पहुंचे तो रानी ने स्वयं मुख्य द्वार पर उनका स्वागत किया। उनका सौंदर्य और आत्मविश्वास देखते ही राजा क्षण भर के लिए ठिठक गए। मृणालिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मल्यानगर में आपका स्वागत है महाराज। आपके जैसे वीर राजा का आगमन हमारे लिए गर्व की बात है। धीरेन्द्र सिंह ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, आपकी मेहमान नवाजी और ये भव्य स्वागत सचमुच प्रशंसा के योग्य है रानी मृणालिका। उस दिन रानी ने राजा के सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन किया। भोजन की मेज पर मृणालिका ने अपनी वाक्पटुता और चतुराई से राजा का ध्यान खींचा। उन्होंने राजनीति, कला और संस्कृति पर अपने विचार साझा किए। धीरेन्द्र सिंह, जो आमतौर पर गंभीर और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, मृणालिका के साथ बात करते हुए हल्के फुल्के ढंग से मुस्कुराते दिखाई दिए। भोजन के बाद रानी ने राजा को अपने राज्य की विशेषताओं से अवगत कराने के लिए महल के बगीचे में चलने का प्रस्ताव दिया। बगीचे में टहलते हुए मृणालिका ने राजा को अपनी योजनाएं बताई। कैसे दोनों राज्य मिलकर व्यापार और रक्षा में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उनकी बातों में न केवल तर्क बल्कि एक अजीब आकर्षण भी था। धीरेन्द्र सिंह ने महसूस किया कि मृणालिका केवल एक सुंदर रानी नहीं थी, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थी। वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उसी रात जब राजा अपने कक्ष में लौटे तो उनके विचारों में रानी का चेहरा और उनकी बातें गूंज रही थी। धीरेन्द्र सिंह ने मल्यानगर में बिताए कुछ दिनों में रानी मृणालिका के साथ कई गहरी बातचीत की। वो समझ चुके थे कि मृणालिका न केवल अपने राज्य के लिए एक प्रतिबद्ध नेता थी, बल्कि उनके अंदर असाधारण दूरदृष्टि भी थी। हर दिन रानी की करिश्माई उपस्थिति राजा को और अधिक आकर्षित करने लगी। मृणालिका ने भी इस दौरान राजा को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया। वो उनकी कमजोरियों को समझने लगी, उनका गर्व, उनकी महत्वाकांक्षा और उनका राज्य को और शक्तिशाली बनाने का सपना। रानी ने अपनी बातें इस तरह प्रस्तुत की कि राजा को यह विश्वास होने लगा कि मृणालिका के साथ गठबंधन उनके लिए न केवल लाभकारी होगा बल्कि अनिवार्य भी। मल्यानगर के महल में ये सब देखते हुए वहां के मंत्री और सैनिक चिंतित होने लगे। उन्हें लगने लगा था कि रानी केवल व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने के लिए राजा धीरेन्द्र सिंह को अपने पक्ष में कर रही थी। मल्यानगर के प्रधानमंत्री आदित्य सेन, जो रानी के सबसे विश्वास पात्र थे, ने उन्हें सलाह दी, महारानी, राजा धीरेन्द्र सिंह पर आपका प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। इस गठबंधन का विरोध हमारे ही राज्य के कुछ लोग कर सकते हैं। वे इसे हमारी स्वतंत्रता पर खतरा समझ सकते हैं। मृणालिका ने आदित्य की बात सुनते हुए कहा, मुझे पता है आदित्य, लेकिन मुझे वो करना होगा जो मेरे राज्य के भविष्य के लिए सबसे सही है। यदि धीरेन्द्र सिंह का समर्थन मिल जाए तो हमारे राज्य को कोई भी खतरा नहीं रहेगा। मैं जानती हूं कि ये खेल जोखिम भरा है, लेकिन ये जीतने के लिए खेला जा रहा है। इस बीच नागधनुष राज्य में भी हलचल मचने लगी। धीरेन्द्र सिंह के दरबार के कुछ मंत्री रानी मृणालिका के प्रभाव को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि अगर राजा रानी के प्रति अधिक झुकाव दिखाएंगे तो इससे उनके राज्य की प्राथमिकताएं प्रभावित हो सकती हैं। राजा के सबसे प्रमुख सेनापति वीरभद्र ने कहा, महाराज, मृणालिका एक चतुर रानी है। मैं देख रहा हूं कि वो आपको अपनी योजनाओं की ओर खींच रही है। हमें सावधानी से कदम उठाना होगा। लेकिन राजा धीरेन्द्र सिंह ने इन चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। उनके मन में मृणालिका के लिए एक विशेष स्थान बन चुका था। वो उनके साहस और चातुर्य से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने मल्यानगर से जल्द लौटने का विचार ही त्याग दिया। मल्यानगर और नागधनुष दोनों ही राज्यों में रानी मृणालिका और राजा
धीरेन्द्र सिंह के बढ़ते समीकरण की चर्चा तेज हो गई। जहां एक और रानी मृणालिका का दरबार इस नए गठबंधन को लेकर असमंजस में था, वहीं दूसरी ओर नागधनुष के मंत्री और सेनापति इसे राजा की कमजोरी मानने लगे थे। मल्यानगढ़ के कुछ असंतुष्ट दरबारियों ने रानी के इस कदम का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि ये गठबंधन उनके राज्य की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए खतरा बन सकता है। इनमें से प्रमुख था महाकवि चंद्रसेन, जो राज्य के सम्मान का प्रतीक माने जाते थे। उन्होंने खुलकर कहा, महारानी, हमें अपने राज्य की रक्षा अपनी ताकत से करनी चाहिए, न कि किसी बाहरी राजा की कृपा से। धीरेन्द्र सिंह को अपने करीब लाकर हम अपने ही स्वाभिमान को दांव पर लगा रहे हैं। रानी मृणालिका ने चंद्रसेन की बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उन्हें अपने दृष्टिकोण पर पूरा विश्वास था। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, चंद्रसेन, मेरा उद्देश्य राज्य का गौरव बनाए रखना है। अगर इस गठबंधन से हमारे राज्य को सुरक्षा और समृद्धि मिलती है तो ये त्याग उचित है। मैं समझती हूं कि बदलाव हमेशा सबके लिए सहज नहीं होता, लेकिन ये भविष्य के लिए जरूरी है। दूसरी ओर नागधनुष में सेनापति वीरभद्र और कुछ मंत्रियों ने धीरेन्द्र सिंह को रानी मृणालिका के प्रभाव से बचाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने राजा को ये संदेश भेजा कि मल्यानगढ़ के दरबार में विद्रोह की स्थिति बन रही है और रानी मृणालिका की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक रात वीरभद्र ने राजा से स्पष्ट रूप से कहा, महाराज, रानी मृणालिका की चालाकी को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। अगर वो आपको आकर्षित कर सकती है तो वो आपके राज्य के खिलाफ साजिश भी रच सकती है। हमें जल्द ही निर्णय लेना होगा। धीरेन्द्र सिंह के मन में शंका का बीज बो दिया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से मृणालिका के खिलाफ जाने को तैयार नहीं थे। वो मृणालिका के चरित्र और उनके इरादों पर भरोसा करना चाहते थे। इस बीच मल्यानगढ़ के एक गुप्त विद्रोही गुट ने रानी के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उनका उद्देश्य था रानी को बदनाम करना और राजा धीरेन्द्र सिंह को उनके खिलाफ भड़काना। उन्होंने रानी के कक्ष में एक झूठा पत्र रखवा दिया, जिसमें लिखा था, धीरेन्द्र सिंह के राज्य को कमजोर करने का समय आ गया है। हमारा लक्ष्य सिर्फ गठबंधन नहीं, बल्कि नागधनुष को पूरी तरह से काबू में करना है। ये पत्र एक सैनिक द्वारा धीरेन्द्र सिंह तक पहुंचाया गया। पत्र पढ़ते ही राजा का चेहरा गंभीर हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सच्चाई थी या साजिश। राजा धीरेन्द्र सिंह के मन में संदेह ने एक नई दिशा ले ली थी। वो रात भर जागते रहे, उन पत्रों और संदेशों को पढ़ते हुए जिनमें रानी मृणालिका की नीयत को लेकर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने अब तक जो भी देखा और महसूस किया था, वो सब एक भ्रम सा लगने लगा। क्या रानी सच में उनका साथ चाहती थी, या फिर वो अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही थी? अगले दिन राजा ने रानी से मिलने का निर्णय लिया। वो महल के बगीचे में पहुंचे, जहां रानी मृणालिका अकेले बैठी हुई थी, जैसे वो उन्हें ही इंतजार कर रही हो। रानी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्या आप ठीक है? मुझे लगा था कि आप आज भी युद्ध और राजनीति के मामलों में व्यस्त होंगे। धीरेन्द्र सिंह ने गंभीर होकर कहा, रानी मृणालिका, मुझे आपके बारे में कुछ बातें पता चली है। ये खबरें सच है या केवल साजिश का हिस्सा है? रानी का चेहरा थोड़ी देर के लिए असमंजस में डूबा, लेकिन फिर उसने अपनी शांत और सशक्त आवाज में उत्तर दिया, महाराज, मैंने हमेशा अपनी नीयत साफ रखी है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी तरह से आपका विश्वास तोड़ रही हूं, तो मुझे ये समझाने का मौका दीजिए। राजा ने अपनी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, यह पत्र जो मुझे भेजा गया था, उसमें लिखा है कि आपका उद्देश्य सिर्फ मुझे और मेरे राज्य को काबू में करना है। मुझे ये समझने की जरूरत है कि क्या ये सच है?
रानी मृणालिका ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैंने कभी भी ऐसा कुछ करने की योजना नहीं बनाई। ये एक झूठा आरोप है जो मुझे बदनाम करने के लिए फैलाया गया है। मेरे पास इस गठबंधन के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। राजा ने चुपचाप उसकी बातों को सुना और फिर गहरी सांस ली। वो जानते थे कि यदि रानी ने ऐसा किया होता तो उनके लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन रानी की बातें इतनी आत्मविश्वास से भरी थी कि वो थोड़ा और सोचने के लिए विवश हो गए। अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ एक राजा नहीं हूं, मैं अपनी प्रजा का भी अभिभावक हूं। अगर मुझे लगता है कि तुम हमारे राज्य के लिए खतरे की वजह बन सकती हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने में हिचकिचाऊंगा नहीं। रानी ने सिर झुका लिया, फिर नजरों से राजा को देखा और कहा, मैं जानती हूं महाराज, मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगी जैसा आपने मुझे विश्वास में लिया है, पर मेरा एक ही उद्देश्य है, अपने राज्य और आपके राज्य को साथ लाकर ताकतवर बनाना। हम दोनों का भविष्य एक दूसरे में जुड़ा है। राजा को अब कुछ हद तक विश्वास हो चुका था, लेकिन वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए थे। ये मामला केवल शक्ति और राजनीति का नहीं था, बल्कि ये उनके रिश्ते और विश्वास का भी सवाल था। रानी मृणालिका और राजा धीरेन्द्र सिंह के बीच उस दिन की बातचीत ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया। राजा ने रानी को पूरी तरह से नहीं अपनाया, लेकिन वो समझ गए थे कि उनके बीच के सामरिक गठबंधन में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। रानी का उद्देश्य न केवल अपनी शक्ति बढ़ाना था, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत करना था जिसमें दोनों राज्य मिलकर अपने साम्राज्य को एक नई दिशा दे सके। मल्यानगर और नागधनुष के बीच शुरू हुआ ये गठबंधन जल्द ही दोनों राज्यों की शक्ति का प्रतीक बन गया। हालांकि राज्य के भीतर कुछ असंतुष्ट थे जो हमेशा ये मानते रहे कि रानी ने अपना स्वयं का हित साधने के लिए राजा को आकर्षित किया था। लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट हो गया कि रानी और राजा का ये साथ न केवल उनके राज्यों के लिए बल्कि समूचे क्षेत्र के लिए फायदेमंद था। मल्यानगर में कुछ समय बाद आए युद्धों में रानी मृणालिका और राजा धीरेन्द्र सिंह के सामरिक कौशल और रणनीतिक साझेदारी ने उन्हें अभूतपूर्व विजय दिलाई। उनकी सेनाओं ने मिलकर दुश्मन को हराया और दोनों राज्यों की सीमाएं सुरक्षित कर ली। राज्य में यह सशक्त गठबंधन पूरी तरह से स्थापित हो चुका था और धीरे धीरे रानी मृणालिका ने दिखा दिया कि उनके प्रयास केवल अपने राज्य को बचाने के लिए नहीं थे, बल्कि समृद्धि और शक्ति का विस्तार करने के लिए थे। रानी और राजा के बीच विश्वास का एक मजबूत रिश्ता बन गया था, जो भविष्य में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि ये कहानी केवल एक सैन्य जीत की नहीं थी, इसने ये भी सिखाया कि राजनीति और रिश्तों में विश्वास और चतुराई की कितनी अहमियत होती है। रानी मृणालिका ने यह साबित किया कि असली शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि रणनीति और समझदारी में होती है। राजा धीरेन्द्र सिंह भी समझ गए थे कि सिर्फ ताकत से राज नहीं किया जा सकता, बल्कि सूझबूझ और सही गठबंधनों से ही स्थिरता मिलती है। उन्होंने रानी के साथ अपने रिश्ते को सशक्त किया और उनके साम्राज्य को एक नई दिशा दी। इस तरह एक रानी बनी मेढक की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे विचारों और कूटनीति में छिपी होती है, और अगर इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। धन्यवाद।